Hi guys, so today welcome back to my channel and we are going to study about autocoids. Okay, so autocoids have autocrine effects. तो autocrine effects का मतलब क्या होता है कि autocoids के होते हैं local effects, ठीक है, और इनके नॉन स्पेसिफिक ओरिजिन होते हैं. So they are based on the chemical structure. They are classified into three types. One is the peptide autocoids, other one is the amine autocoids and third one is the lipid autocoids. ठीक है, तो जो पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स होते हैं इसमें आते हैं तुम्हारा एंजियोटेंसिन एंड ब्रेडिकाइनिन. अमाइन ऑटोकॉइड्स में आते हैं हिस्टामिन एंड 5-HT विच इज़ नोन एज सीरोटोनिन. और लिपिड ऑटोकॉइड्स में आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन. फिर हिस्टामिन के बारे में हम पढ़ते हैं. तो हिस्टामिन यूजुअली हमें एलर्जी में दिखता है, ठीक है. तो उसके रिसेप्टर्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो रिसेप्टर्स होते हैं 4: H1, H2, H3 एंड H4. जो H1 है वो CNS एंड ब्रोंकस में एक्ट करता है, ठीक है. तो उसका एक्शन क्या होता है? H1 वाले एलर्जी कराएंगे, रास को एक्टिवेट करेगा और वेकफुलनेस को प्रमोट करता है, ठीक है. और जो H1 ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स और सेकेंड जनरेशन ड्रग्स, राइट. फिर हम आते हैं H2 में. तो H2 का जो लोकेशन है, H2 एक्ट करता है स्टमक में. स्टमक में एक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ क्या होता है? एसिड. तो वो एसिड सिक्रीट करेगा. उसके ब्लॉकर्स होते हैं रेनिटिडिन एंड सिमिटिडिन. कौन कौन से? रेनिटिडिन एंड सिमिटिडिन. उसके बाद हम आते हैं H3 पे. H3 जो है उसका लोकेशन होता है प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के पहले प्री साइनेप्टिक एरिया में H3 का प्रेजेंस होता है. तो एक्शन उसका होता है ब्रेक, लाइक इन नार्कोलेप्सी. उसके बाद H3 ब्लॉकर्स पे आते हैं. तो H3 ब्लॉकर्स में आते हैं H3 इन्वर्स एगोनिस्ट, टिप्रोलिसेंट, पिटोलिसेंट, और ये सारे नार्कोलेप्सी में यूज़ होते हैं. H4 जो एक्ट करता है वो WBC पे एक्ट करता है और WBC पे एक्ट करके वो कीमोटैक्सिस कराता है, ठीक है. नाउ हम कुछ ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे हमने H1 ब्लॉकर्स पढ़ा, तो H1 ब्लॉकर्स में फर्स्ट जनरेशन के ब्लॉकर्स होते हैं और सेकेंड जनरेशन के ब्लॉकर्स होते हैं. जो फर्स्ट जनरेशन का ब्लॉकर होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, और क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है तो वो सिडेशन कॉज कराता है, ठीक है. सेकेंड जनरेशन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और सिडेशन भी नहीं कराएगा. तो फर्स्ट जनरेशन में एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है. तो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स होंगे और ये एलर्जी में यूज़फुल होता है. और हम इसे मोशन सिकनेस में यूज़ कर सकते हैं और अकाथीजिया में यूज़ कर सकते हैं, कॉमन कोल्ड में यूज़ कर सकते हैं एंड पार्किंसोनिज्म में यूज़ करते हैं. तो पार्किंसोनिज्म में यूजुअली हम ब्रेंसेक्सोल यूज़ करते हैं. इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में आता है तुम्हारा एग्जाम्पल है प्रोमिथाजीन. उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि वो ड्राइनेस कराता है, ब्लरिंग ऑफ विजन कराता है, ठीक है. उसके अलावा जो एग्जांपल्स होते हैं डाइफेनहाइड्रामीन, डायमेनहाइड्रिनेट, फेनेरामीन, साइक्लिजीन, बुक्लीजीन एंड सिनारिजीन, ये सारे फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर्स होते हैं. अब सेकेंड जनरेशन की जब हम बात करेंगे तो सेकेंड जनरेशन जैसा मैंने बताया दैट दे डू नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और वो सिडेशन भी कॉज नहीं कराते, ठीक है. तो इसमें एंटीकोलिनर्जिक एक्शन देखने को भी नहीं मिलता और ये सिर्फ और सिर्फ एलर्जी में काम करते हैं. इसका एग्जांपल होता है फिक्सोफेनाडिन. यूजुअली जैसे हम एविल खाते हैं, सबको पता होगा, उसमें फिक्सोफेनाडिन होता है, ठीक है. और इसमें टर्फेनाडिन मेटाबोलाइट होता है. इसके अलावा एग्जाम्पल है लोराटिडीन एंड सिट्रिजीन, लिवोसिट्रिजीन, ओलोपाटाडीन. ओलोपाटाडीन एक तरीके का टॉपिकल आई ड्रॉप है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज एजिलास्टिन. नेक्स्ट इज देयर इज दिस वन क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा जाता है दैट QT प्रोलॉन्गेशन कॉजिंग ड्रग्स. ये PG में बहुत क्वेश्चन आता है, QT प्रोलॉन्गेशन ड्रग्स. इसको हम याद रखते हैं कैट से, ठीक है. तो कैट में इसमें आता है सीसाप्राइड,
then there is estimizole and terfenadine, right? नाउ कमिंग टू द 5-HT। 5-HT क्या होता है? सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे ये काम करेगा। वन इज़ 5-HT1A, 5-HT1B और D, 5-HT2A और 2C, 5-HT3 एंड 5-HT4। ठीक है। 5-HT1A जो है वो प्री साइनेप्टिक लोकेशन होता है उसका, जो मैंने बताया। एक्शन क्या होता है? ब्रेक होता है। ड्रग्स इसके एगोनिस्टिक होते हैं और इसका एग्जाम्पल है बुस्पिरिनोन, बुस्पिरोन। देन 5-HT1B या 1D में इसका लोकेशन होता है BV ऑफ ब्रेन एंड एक्शन इसका होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। 5-HT1B और 1D का एक्शन होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इट इज़ ऑल्सो एगोनिस्टिक। एग्जाम्पल इसका होता है सुमाट्रिप्टेन, नाराट्रिप्टेन, एलिट्रिप्टेन, रिजाट्रिप्टेन। ठीक है। ऑल द ट्रिप्टेन्स कम अंडर 5-HT1B और 1D। ये ड्रग ऑफ चॉइस, तो ट्रिप्टेन्स जो होते हैं ये किसके ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं? ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है माइग्रेन के, अक्यूट सीवियर माइग्रेन। कमिंग टू 5-HT2A और 2C। 5-HT2A और 2C एक्ट्स ऑन द ब्रेन। दीज ड्रग्स आर ब्लॉकर्स। एग्जाम्पल है क्लोजापिन, ओलंजापिन। और क्लोजापिन और ओलंजापिन आते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में। ठीक है। देन 5-HT3 इज़ आयोनोट्रोपिक और ये इसका लोकेशन है CTZ। देन एक्शन इज इमीसिस। ड्रग्स कैसा है? ये ब्लॉकर है। और 5-HT3 हम अल्कोहल क्रेविंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल है ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन, डालासेट्रॉन, पैलोनोसेट्रॉन। ऑल विच इज़ यूज्ड इन, ऑल सेट्रॉन्स आर यूज्ड टू कंट्रोल इमीसिस। ठीक है। तो ये यूजेस में क्या आएगा इसका कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर वॉमिटिंग ड्यू टू कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव। नेक्स्ट इज 5-HT4। 5-HT4 जो है वो GIT में इसका लोकेशन है एंड इट इज़ प्रोकाइनेटिक, इट इज़ एगोनिस्टिक। एग्जाम्पल्स में सीसाप्राइड हो गया, मोजाप्राइड हो गया, प्रोकैलोप्राइड हो गया एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ प्रोकाइनेटिक फॉर GERD। सो दिस इज डन। नाउ कमिंग टू माइग्रेन। ठीक है। तो माइग्रेन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो माइग्रेन है एक तरीके का यूनिलेटरल हेडेक होता है एंड इट इज़ अ वेरी सीवियर टाइप ऑफ हेडेक। इट इज़ अ पल्सेटाइल काइंड ऑफ हेडेक और इट कैन बी एसोसिएटेड विथ ऑरा और इट कैन नॉट बी ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ऑरा। ठीक है। तो इसमें इट कैन बी एसोसिएटेड विथ ऑल्सो नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकती है इसमें। देन यू कैन हैव फ्लैशेस ऑफ लाइट, फोटोफोबिया, डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम नॉइस और नॉइजी सराउंडिंग्स। तो ये सारे फीचर्स माइग्रेन के होते हैं। ठीक है। तो इसमें हम ट्रिप्टेन्स यूजुअली देते हैं फॉर अक्यूट सीवियर हेडेक एंड माइग्रेन। ठीक है। और अब इसमें हम कुछ ड्रग्स पढ़ लेते हैं जो कि न्यू ड्रग्स है माइग्रेन में। जैसे कि लैज़मिडिटेन, दैट इज डिटेंस। These detents stimulate the 5-HT1 receptor and decreases the CGRP release. ये प्रिवेंट करता है वेसोडाइलेटेशन एंड न्यूरोनल इन्फ्लामेशन। तो यूजुअली माइग्रेन में क्या होता है कि न्यूरॉन्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है या उसकी वेसोडाइलेटेशन हो जाती है। तो इस वेसोडाइलेटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैस्मिडिटेन विच इज़ 5-HT1A रिसेप्टर ब्लॉकर। It is effective orally and it is recently approved for the acute attacks of migraine जो आते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लैस्मिडिटेन। देन अब ट्रिप्टेंस हम पहले यूज़ करते थे, तो अब हम लैस्मिडिटेन क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इट डज नॉट इंड्यूस द पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ट्रिप्टेंस में क्या होता है कि पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स के ब्लड वेसल्स में, बट हियर इन लैस्मिडिटेन देयर इज नो पेरिफेरल वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। देन ऑल्सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट CGRP वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। तो सॉरी, नॉट अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन बट फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन।
तो इसको हम जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है, जो मैब वाले, मतलब एंड में जिसमें मैब आपको दिखेगा, दोज आर ऑल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट आर एरिनुमैब, फ्रेमिनिजुमैब, गैल्कानिजुमैब, एप्टिनिजुमैब, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स। देन CGRP एंटागोनिस्ट जीपेंट्स में ये यूज़ होता है अक्यूट अटैक के लिए। दीज आर इफेक्टिव ओरली। और इसके जो ड्रग्स हैं दैट आर ऑल्सिजिपेंट, रिमिजिपेंट एंड यूब्रोजिपेंट। अब आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? इसका जो पाथवे हम पढ़ लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? अरेकिडोनिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स विद द हेल्प ऑफ PlPA2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, और अरेकिडोनिक एसिड जो है अगर उसमें कॉग्स एक्ट करेगा सो देन इट गोज टू फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अगर लॉक्स एक्ट करता है देन इट फॉर्म्स ल्यूकोट्राइन्स। नाउ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के जो जनरल इफेक्ट होते हैं, ये पेन कराता है, ये फीवर में हमें देखने को मिलेगा और इन्फ्लामेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन कराता है और PGI2 इनहिबिशन कराता है एग्रीगेशन का। हार्ट में जब डक्टस आर्टेरियोसिस ओपन किससे रहता है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 से। तो जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है उसको हम ठीक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? NSAIDs, जैसे कि एस्पिरिन, इंडोमिथासिन, आइबुप्रोफेन। फिर यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? जो अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस है उसका कंट्रैक्शन कराता है। ठीक है, और अबॉर्शन में भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज़ कर सकते हैं फॉर इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन। स्टमक में जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये स्टमक को पेप्टिक अल्सर डिसीज़ से बचाता है, PGE2। एंड अगर NSAID से पेप्टिक अल्सर डिसीज़ हुआ है तो उसके लिए हम जो ड्रग यूज़ करते हैं दैट इज़ मिसोप्रोस्टॉल। ड्रग ऑफ चॉइसेस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। आई में जो PGF2 अल्फ़ा है वो क्या करता है? यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज़ करता है। उसका एग्जाम्पल लेटेनोप्रोस्ट है। लेटेनोप्रोस्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज NSAIDs। ठीक है, NSAIDs दो तरह के एंजाइम से एक्ट कर सकता है। वन इज COX-1 एंड सेकेंड वन इज COX-2। तो COX-1 एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम है और COX-2 इंड्यूसिबल एंजाइम है। COX-1 जो है यूजुअली ऑल द प्लेसेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए वो नंबर 1 है। ऐसे याद रख लो, COX-1 नंबर 1 हर जगह प्रेजेंट होता है। COX-2 यूजुअली किडनी में होता है, एंडोथीलियम में होता है, CNS में होता है। सो हेड में CNS में हो गया, देन इन द ब्लड वेसल्स एंड देन इन द किडनीज। अब जो NSAIDs हैं वो क्या करते हैं? इन जो COX रिसेप्टर्स है इसको इनहिबिट करते हैं। तो ये नॉन सेलेक्टिव भी हो सकते हैं और सेलेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अब नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स में आओ। नॉन सेलेक्टिव में आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एक तरीके का इर्रिवर्सिबल COX इनहिबिटर है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट PG कि मतलब एस्पिरिन क्या है? तो दैट इज़ इर्रिवर्सिबल COX इनहिबिटर। देन पैरासीटामोल क्या है? COX-3 इनहिबिटर है। CKD में सेफ होता है पैरासीटामोल। आइबुप्रोफेन जो है ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का। डाइक्लोफिनेक जो है पार्शियल COX-2 सेलेक्टिव होता है। इंडोमिथासिन से हमें सिडेशन हो सकता है एंड दैट इज़ इट्स एडवर्स इफेक्ट। पिरोक्सिकैम जो है लॉन्गेस्ट एक्टिंग NSAID है। Piroxicam is longest acting NSAID. Then nimesulide is not used in children. It is already banned for the use in children because it is hepatotoxic. And ketorolac is given IV. ठीक है,
अब थोड़ा सा हम पॉइजनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर एस्पिरिन पॉइजनिंग हो गया या पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो गया तो हमें क्या देना है। तो अगर एस्पिरिन की पॉइजनिंग होती है तो एस्पिरिन का जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है, दैट इज़ एसिडिक। ठीक है, तो यूरिन को हम एल्कलाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उससे वो एक्सक्रीट हो जाएगा। पैरासीटामोल में एक बनता है NaPQI, वो मतलब एक तरीके का जो इंटरमीडिएट बनता है NaPQI, वो टॉक्सिक होता है पैरासीटामोल में, वो लीवर डैमेज कराता है और उसके लिए हम N-एसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट यूज़ करते हैं। अब आते हैं सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में ड्रग्स होते हैं सेलेकॉक्सिब, रेफिकॉक्सिब, ठीक है, वेल्डेकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब, लुमिराकॉक्सिब। बट ये सब रिस्क ऑफ स्ट्रोक बढ़ाते हैं, MI बढ़ाते हैं। जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग है दैट इज इटोरिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब और वेल्डिकॉक्सिब विड्रॉन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ MI एंड स्ट्रोक। ये सब सुन लो, दैट दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिकॉक्सिब पैरेंट्रल रूट से देते हैं, P से P याद रख लो, पेरिकॉक्सिब पैरेंट्रल रूट, और L से L याद रखना है। लुमिराकॉक्सिब इज विड्रॉन, क्यों? क्योंकि लुमिराकॉक्सिब जो है लीवर टॉक्सिसिटी कराता था। सो इसमें से 2 विड्रॉन हो चुके हैं, जो रोफिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब MI और स्ट्रोक की वजह से, लुमिराकॉक्सिब लीवर टॉक्सिसिटी की वजह से। पेरिकॉक्सिब हम देते हैं पैरेंट्रल रूट से, और इटोरिकॉक्सिब जो होता है वो लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गाउट, जो पढ़ना है हमें। गाउट में सीरम यूरिक एसिड, सीरम में यूरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। और एक और चीज़ जो हमें पूछते हैं कि इसमें क्या बनता है, दैट इज़ मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। ये किस शेप के होते हैं? दीज आर निडल शेप्ड एंड दीज आर नेगेटिवली बायरेफ्रिंजेंट। देन अक्यूट गाउट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो भी NSAID होता है। इसमें एस्पिरिन नहीं देते, पैरासीटामोल नहीं देते। स्टीरॉइड्स में अगर इफ NSAIDs do not work then steroids are given. Colchicine is the most effective drug in gout and but it can cause myopathy, मसल्स में हमें दिक्कत होगी, हमें दर्द होगा एंड डायरिया, and it also inhibits the granulocyte migration. Coming to chronic gout, 3 types of drugs can be used in chronic gout. एक जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम करे, एक जो उसका एक्सक्रीशन बढ़ा दे, और एक जो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दे। ठीक है, तो जब हम प्रोटीन्स और प्यूरिन्स लेते हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू ज़ैंथीन। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के हेल्प से ज़ैंथीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है और यूरिकेज के हेल्प से एलेंटोइन में प्रेजेंट होता है इन बर्ड्स। तो यूरिक एसिड यूजुअली ह्यूमंस में तो एक्सक्रीट हो जाता है, बट इन बर्ड्स इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एलेंटोइन। नाउ अब हमने ड्रग्स पढ़ा कि एक जो फॉर्मेशन कम करते हैं, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कौन कम करेगा? एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट। एलोप्यूरिनॉल क्या करता है? यही जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है इसको इनहिबिट करता है। फेबुक्सोस्टेट जो है वो भी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। इन फेबुक्सोस्टेट देयर इज X, सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट X। याद रख लो कि X इनहिबिट ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। एक्सक्रीशन को जो इंक्रीज करता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाने वाला प्रोबिन एसिड, सल्फिनपाराजोन, लेसिन्यूरेड, एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड शुड बी टेकन। अब जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, 2 केस बढ़ाते हैं, रेस्ब्यूरिकेस, पैग्लोटिकेस। रेस्ब्यूरिकेस इज रिकॉम्बिनेंट यूरिकेस, पैग्लोटिकेस इज लॉन्ग एक्टिंग यूरिकेस। रेस्ब्यूरिकेस में R आता है, सो दैट इज रिकॉम्बिनेंट यूरिकेस। पैग्लोटिकेस में यू हैव L, पैग्लो, L, लॉन्ग एक्टिंग यूरिकेस। और ये फास्टेस्ट यूरेट लोअरिंग एजेंट्स है फॉर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच आर द फास्टेस्ट यूरेट लोअरिंग एजेंट्स ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के लिए? दैट इज रेस्ब्यूरिकेस एंड पैग्लोटिकेस। नाउ कमिंग टू रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक है NSAIDs एंड स्टीरॉइड्स। सो NSAIDs एंड स्टीरॉइड्स दे डिक्रीज द पेन एंड इन्फ्लामेशन, बट डिसीज प्रोग्रेशन को नहीं रोकते, दे आर फास्ट एक्टिंग। डीमार्ट्स और सार्ड्स क्या करते हैं? डीमार्ट्स प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज को कम करते हैं, दे आर स्लो एक्टिंग। अब कन्वेंशनल डीमार्ट्स कौन कौन से होते हैं? कन्वेंशनल डीमार्ट्स होते हैं क्लोरोक्विन, पेनिसिलामीन, एजाथियोप्रिन,
gold salts, leflunomide, inhibitors of JAK, methotrexate, sulfasalazine. क्लोरोक्विन जो है डीमार्ड ऑफ चॉइस होता है प्रेगनेंसी में. क्लोरोक्विन इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी. क्लोरोक्विन हम देते हैं मलेरिया में एंड इट इज़ वेरी मच गिवन और इट कैन बी गिवन इन प्रेगनेंसी. पेनिसिलामीन कॉपर पॉइजनिंग में यूज़ होता है एंड विल्सन्स डिसीज़ में यूज़ होता है. जो लेफ्लुनामाइड है दैट इज़ फास्टेस्ट एक्टिंग डीमार्ड. इनिबिटर्स ऑफ जैक जो होते हैं वो है टोफासिटिनीब, बैरिसिटिनीब. मिथोट्रेक्सेड जो है ये इसमें LFT मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है. सल्फासलेजीन जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है. बायोलॉजिकल डीमार्ड्स हम किसको बोलते हैं? जो TNF अल्फ़ा को इनहिबिट करता है. सारे इंजेक्टेबल होते हैं बायोलॉजिकल डीमार्ड्स, जैसे कि अडालीमुमैब, सटोलिजुमैब, इटनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, गोलीमुमैब. ये इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस. These are contraindicated in TB and hepatitis B. Okay, so these are contraindicated in TB and hepatitis B. Apart from rheumatoid arthritis, these drugs can be used for Crohn's disease as well as psoriasis. अब आते हैं हम इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, दैट इज आनाकिंड्रा. इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है आनाकिंड्रा. इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आता है टोसिलिजुमैब, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कौन है? टोसिलिजुमैब. फर्स्ट इंटरल्यूकिन 6 टारगेटेड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में जो यूज़ होता है दैट इज़ टोसिलिजुमैब. जो सारिलुमैब है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होता है. एंड को स्टिमुलेशन इनहिबिटर्स होते हैं अबाटेसेप्ट, ये इनहिबिट करते हैं इंट्रैक्शन ऑफ T सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. सो आई होप दैट you might have learned something from this topic, and I've tried my level best, but I've tried to cover the most important topics of autocoids with the idea that it gets covered mostly with a neat PG point of view. So thank you.